हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। कुछ बेसिक्स पढ़ते हैं, बहुत ही बेसिक्स, जैसे कि कुछ टर्म्स हैं यहाँ पर। सबसे पहला है इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या है तो आप बात कर सकते हो। देखो, इकोलॉजी क्या है ना, एक प्रकार की साइंटिफिक स्टडी है जिसके बेसिस पर हम लोग एक ऑर्गेनिज्म जो भी है, मान लो अब इस ऑर्गेनिज्म में कुछ भी हो सकता है, आप बस नाम करो उस ऑर्गेनिज्म का। प्लांट्स बोलोगे वो भी आएगा, एनिमल्स बोलोगे वो भी आएगा, और जानवर, पेड़ पौधे, कोई भी बैक्टीरिया है, या फिर कोई भी माइक्रोब्स की बात कर सकते हो। मतलब कुछ भी है, प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बीइंग्स, कोई भी इंसान हो, उसके हिसाब से जो भी उसका रिलेशनशिप है उसके इन्वायरमेंट के साथ, उसको हम लोग बोलते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या है? एक प्रकार की ऐसी साइंटिफिक स्टडी है जिसके अंदर हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म का उसके ही इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंट क्या होता है? वो सराउंडिंग जिसमें कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म रहता है तो वो उसका इन्वायरमेंट बन जाता है। ठीक है, तो जिस इन्वायरमेंट में कोई भी ऑर्गेनिज्म रहता है उसका उसके इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशन है, अगर हम इसकी स्टडी करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इकोलॉजी। ठीक है, इकोलॉजी देखो क्या है ना कि एक पर्सन थे जिनका नाम था अर्नस्ट हैकल। ठीक, स्पेलिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट है, मैं लिख देता हूं, आप लोग भी इसको नोट कर लेना कहीं पर। अर्नस्ट हैकल, इन्होंने ना इस इकोलॉजी टर्म को कॉइन किया था। कब कॉइन किया था? 1869 में। यहां पर क्या हुआ, इन्होंने एग्जैक्टली इकोलॉजी नहीं बोला था, इन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट, वो दूसरे देश के थे ना, अब नाम से ही पता चल रहा होगा, तो उन्होंने थोड़े अपने लैंग्वेज में इसको ओएकोलॉजी बोला। ठीक, अब इसके बेसिस पर वहां से निकल कर आता है ये इकोलॉजी वर्ड, जिसका मतलब मैंने आपको समझा दिया। एक्चुअल में क्या है कि दो वर्ड से मिला हुआ है। एक तो ग्रीक वर्ड है यहां पर जिसका नाम ओइकोस है। ये ओइकोस का मतलब क्या होता है? होम या फिर हाउस, आप कुछ भी बोल सकते हो। और दूसरा होता है लॉजी। लॉजी मतलब होता है टू स्टडी, मतलब अगर हम जहां पर रह रहे हैं, अपने घरों की स्टडी करते हैं। अब घर में कौन रहता है, अब आप खुद ही समझो, घर में कौन रहता है? एक तो हम रहते हैं और हमारा घर, उसका एनवायरनमेंट भी साथ साथ रहता है। तो जो दोनों में रिलेशन होगा वहां से कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा रिलेट करके देख सकते हैं। इकोलॉजी एक बायोलॉजी का ब्रांच ही है जिसमें हम लोग एक ऑर्गेनिज्म दूसरे इन्वायरमेंट के हिसाब से कैसे रिलेशंस रखता है, कैसे मेंटेन करता है। अब इसमें फिजिकल सराउंडिंग्स भी हो सकती हैं, उसके खुद के ऑर्गेनिज्म, मतलब जो उसकी बॉडी है, उसके बॉडी के इंटरनल फैक्टर्स भी आ सकते हैं इसमें। तो सब कुछ हम इसमें ध्यान में देते हुए चलेंगे। ठीक है, सिंपल सी, अगर हम वही दो वर्ड में अगर इसको डिफाइन करना चाहें तो सिंपली हम इसको ऐसे ही बोलेंगे कि इकोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज ए साइंटिफिक स्टडी जिसके अंदर हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ या फिर अपने इन्वायरमेंट के साथ के रिलेशनशिप को पढ़ना होता है। सिंपल सी बात है। इकोलॉजी की हिस्ट्री की बात करते हैं तो देखो क्या हुआ कि ऐसा नहीं है कि इकोलॉजी जो है उसके बारे में हमने अभी पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन या फिर जब हमारे पास रेनेसा का पीरियड आया था ना, जिसमें सबकी बुद्धियां खुली थी, तो उसके बाद हमने ऐसा कुछ पढ़ा हो, या फिर जो भी साइंटिफिक रिवॉल्यूशन आया उसके बाद हमने इकोलॉजी वर्ड को पढ़ना स्टार्ट किया हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत ही शुरुआत से ही, जब से इंसान इस धरती पर आया है ना, आप समझो तब से उसका इकोलॉजी उसके साथ है। क्यों? क्योंकि देखो, मान लो कोई आदिवासी इंसान होगा, बिल्कुल से पुराना प्रिमिटिव कल्चर वाला, या फिर आप समझो कि हमारे पूर्वज ही होंगे, तो हमारे पूर्वज जिस भी फॉर्म में थे उनको अपने इन्वायरमेंट का ध्यान तो रखना ही पड़ता था। कौन से पेड़ पौधे उनके लिए जहरीले हैं, किसको खाना अलाउड है, किसको नहीं खाना चाहिए। बहुत बार होता होगा ना, उनको समझ हो गई थी इस बात की कि कैसे हम अगर इन पत्तियों का या फिर इन फलों का सेवन करेंगे तो हमारी डेथ हो जाएगी। बहुत सारे उन्होंने अपने नियर और डियर वंस को इस तरीके से खो दिया। तो उन्होंने बहुत सालों के मेहनत के बाद अपने इन्वायरमेंट के बारे में नॉलेज उन्होंने भी रखा कि भाई हमें यहाँ पर जाना चाहिए, यहाँ पर नहीं जाना चाहिए, या फिर इन चीजों को खाना चाहिए, इन चीजों को नहीं खाना चाहिए। तो ये जो इन्वायरमेंट के साथ इनका रिलेशन है, इसकी स्टडी तो ये लोग भी करते थे ना। अब हम ऐसे टेक्सचुअल फॉर्म में पढ़ते हैं, उनका प्रैक्टिकल फॉर्म में हुआ करता था, उनकी समझ हुआ करती थी। तो इकोलॉजी जो है वो हमेशा से इंसानों के साथ रही है। अपने इन्वायरमेंट को समझना, अपने इन्वायरमेंट को जानना सबसे अहम काम होता था सभी का, और आज भी हमारे साथ यही चल रहा है। तो हमने देखा कि किस हिसाब से जो पुराने जमाने के वैदिक टेक्स्ट रहे हैं, वहां पर भी आपको इकोलॉजी का वर्णन बहुत आसानी से मिल जाएगा। बहुत सारे आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में कि बहुत सारे वेदास के अंदर में ऐसे संहिताज होते थे। ठीक, कुछ ब्राह्मणास होते थे। ब्राह्मणास, यहाँ पर ब्राह्मण लिखे है ना, इसको ब्राह्मणास आप अलग से समझना। वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वाला ब्राह्मण नहीं है।
ये टेक्स्ट होता था ब्राह्मणास। फिर इसके बाद यहाँ पर कुछ अरण्यकाश होते थे, अरण्यकाश जिसके अंदर जंगलों की बात होती थी। कुछ उपनिषद होते थे जहां पर हमारे इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स के बारे में कुछ ना कुछ स्टडी जरूर से की जाती थी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि चरक संहिता की बात करते हैं, संहिता के अंदर तो चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, ये सब कुछ ऐसे टेक्स्ट थे जहां पर हम देखते थे कि वहां के एनवायरमेंट की, अब जैसे मान लो कि हमें भी पता है हमारे इंडियन कल्चर में कुछ मेडिसिनल प्लांट्स हैं तो बहुत सारे जो हम अपने रेगुलर लाइफ में यूज करते हैं, लाइक तुलसी, नीम, ये सब क्या है हमें पता है कि ये सब हर पार्ट इनका फायदा करता है। तुलसी के पत्तियां हम लोग हमेशा उसका भी सेवन करते हैं, नीम का सेवन करते हैं, इसकी मतलब जो हम लोग दत्तुइन बोलते हैं ना, जहां पर गांव में आप चले जाओगे तो बहुत लोग ब्रश की जगह पर नीम की डंडियां जो होती है ना उसको चबाते हैं, उससे दांत साफ करते हैं। तो उसका एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो हर चीज में इसका जिक्र किया गया है। कहां पर? चरक संहिता में। तो यहां पर मेडिसिन कौन कौन से होते हैं? ऐसे बहुत सारे मेडिसिन होते हैं जिनके नाम आपको पता भी नहीं होंगे, और वो अब आज के टाइम पर कहां पर मिलते हैं? आयुर्वेदा में मिलते हैं। ठीक, तो आयुर्वेदा बहुत सारी चीजों को चरक संहिता से डिराइव करता है। इसके अलावा बहुत सारा सुश्रुत संहिता की अगर बात करें तो सुश्रुत संहिता में आप देखोगे कि बेसिकली वहां पर जो भी हम लोग आज के टाइम पर मॉडर्न इक्विपमेंट से ऑपरेशन करते हैं ना, जो भी हम लोग सर्जरीज वगैरह करते हैं, उनके बारे में काफी डिटेल्ड नॉलेज है, कौन कौन से इक्विपमेंट यूज किए जाते थे वैदिक टाइम पर। तो देखो सारी चीजें ना बहुत पहले से ही है कि कौन कौन से जगह पर रहना हमारे लिए लाभदायक हो सकता है, कौन सी सॉइल हमारे लिए अच्छी है, क्लाइमेटिक कंडीशंस कौन से हैं, कौन कौन सी वेजिटेशन का हम यूज कर सकते हैं। तो ऐसी बातें जो है ना वो हमेशा से हमारे इन्वायरमेंट का जो भी एक हिस्सा है वो हमारे लाइफ का भी हिस्सा हमेशा से रही है। तो इसीलिए अगर हम उसको कुछ भी तरीके से हार्म पहुंचाते हैं तो वो इंटर्न हमें खुद के ऊपर हार्म पहुंचाने जैसा होता है। इसीलिए ये सब्जेक्ट हमारे लिए, इसको पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है और इसके अगेंस्ट हमें काम करना भी इंपॉर्टेंट है। इसको केवल पढ़ के एग्जाम पास कर लेना ही इस सब्जेक्ट का मकसद नहीं है, और यूपीएससी ने भी इस मकसद से इस सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस नहीं किया है, बल्कि इन्वायरमेंट के प्रति सबके मन में एक जागरूकता है, सब उसके लिए काम करना स्टार्ट करें, इसके लिए भी ये सब्जेक्ट यहाँ पर रखा गया है। तो इन्वायरमेंट की अगर हम बात कर रहे थे अभी कि इन्वायरमेंट एक्चुअल में क्या है, ठीक, तो हमने इकोलॉजी तो पढ़ लिया, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट जो कि हमारे सब्जेक्ट का नाम है, उसके बेसिस पर बात करें तो वो सब कुछ जो कि एक ऑर्गेनिज्म को सराउंड करता है वो उसका इन्वायरमेंट बनाता है। ठीक है, अब इन्वायरमेंट जब भी कुछ भी बनाता है कोई भी चीज ना, तो उसमें कुछ लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी होते होंगे, कुछ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी रहते होंगे, तो सब कुछ से इंसान घिरा हुआ है ना। तो अब जैसे कि मान लो हम इंसानों के इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो कुछ लिविंग बींग्स होंगे, इसमें दूसरे ह्यूमन बींग्स आएंगे, प्लांट्स आएंगे, कुछ माइक्रोब्स आएंगे, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स भी आएंगे, बर्ड्स, एनिमल्स, सब कुछ आएगा। तो ये कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे जिनको हम लोग क्या नाम देते हैं? बायोटिक एलिमेंट्स। ठीक, बायोटिक का मतलब होता है कि ये लिविंग है। दूसरे कुछ नॉन लिविंग होते हैं, नॉन लिविंग में जो कि हमें सराउंड करते हैं, जैसे कि लाइट, फिर इसके अलावा फायर, ठीक, और भी ऐसे जो भी नॉन लिविंग थिंग्स है, वाटर, ये सारी चीज जो कि हमारे लाइफ को हैबिटेबल बनाते हैं, उनको भी हम कंसीडर करते हैं अपने ही इन्वायरमेंट के अंदर। ठीक है, तो यहां पर बायोटिक और अबायोटिक, नॉन लिविंग वाला जो पार्ट होता है ना, उनको हम लोग अबायोटिक बोलते हैं। इसके बारे में भी हम डिटेल से चर्चा करेंगे, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं। फिलहाल अभी आप लिविंग और नॉन लिविंग चीजों से समझ लो केवल कि इन्वायरमेंट में बायोटिक और एबायोटिक दोनों ही कंपोनेंट्स आते हैं जो कि एक ऑर्गेनिज्म को सराउंड करते हैं। तो सभी ऑर्गेनिजम्स अपने अपने इन्वायरमेंट पर डिपेंडेंट होते हैं। मान लो कि इंसान है, इंसान को जीने के लिए क्या चाहिए? एक तो सांस लेने के लिए हवा चाहिए, तो वो उसके इन्वायरमेंट का पार्ट है। जीने के लिए उसको खाना पीना चाहिए, तो खाना कहाँ से मिलता है? उसको अपने इन्वायरमेंट से मिलता है। पानी कहाँ से मिलता है? अपने इन्वायरमेंट से मिलता है। उसको जीने के लिए और भी एनर्जी चाहिए, जैसे कि सन, बहुत सारे प्लांट्स होंगे, मान लो प्लांट्स की बात करें तो अपना खाना कैसे बनाते हैं? सन से बनाते हैं। सन से जो भी अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं उनके रेस्पेक्ट में ये लोग खाना बनाएंगे। साथ ही साथ इनको वाटर चाहिए होता है, इनको इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है। तो ये सब चीज जो भी इंसान को जिंदा रख सकती है या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म को जिंदा रख सकती है, वो सब के सब फैक्टर कहाँ मिलते हैं? वो मिलते हैं इन्वायरमेंट में। तो आप दोनों ही चीजों को अगर समझने की कोशिश करोगे कि अपना इन्वायरमेंट कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी चीजों के लिए, कि अगर हमें लाइफ पॉसिबल बनानी है तो हमें इन्वायरमेंट को साफ रखना पड़ेगा, इन्वायरमेंट को हैबिटेबल बनाना पड़ेगा, और इसके डिग्रेडेशन के अगेंस्ट में काफी हद तक
वर्क करना पड़ेगा कि ये जो इन्वायरमेंट है ये प्रोटेक्ट रह सके। ये साल दर साल जब तक पूरी प्रजाति ऐसे ऑर्गेनिजम्स ऐसे बन रहे हैं तब तक इन्वायरमेंट इनको लिविंग कंडीशंस प्रोवाइड कराती रहे। या फिर आपने ऐसे बहुत सारे साई-फाई मूवीज नहीं देखे जहां पर अपना इन्वायरमेंट आगे चल के 2050 में 2060 या फिर 2100 के नियर अबाउट हमने इतना ज्यादा तबाह कर रखा है कि अपना अर्थ जो है वो हैबिटेबल प्लैनेट नहीं रहता है, फिर हमें कहीं और माइग्रेट होना पड़ता है। हम अलग से कुछ स्पेस लैब बना लेते हैं या फिर ऐसा कुछ आपने साई-फाई मूवीज में देखा होगा इस सब चीजों को। वो क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट को हमने इस हद तक डिग्रेड कर दिया कि वो इन टर्न अब हमें ना एनर्जी प्रोवाइड करने के लायक है, ना फूड प्रोवाइड करने के लायक है, ना ही वाटर, ना ही ऑक्सीजन, ना ही शेल्टर, कुछ भी प्रोवाइड करने के लायक नहीं है। तो इन सब के बेसिस पर इन्वायरमेंट का अपना एक रोल है जिसके लिए हमें इसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बेसिकली इन्वायरमेंट के अंदर सब कुछ आता है। आप देख सकते हो यहाँ पर जैसे फोटोज में आप जो भी चीजें देखते हो, इन्वायरमेंट के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। देखो इन्वायरमेंट बेसिकली हमने समझा कि जो भी सराउंडिंग फैक्टर्स हैं वो हमारा इन्वायरमेंट कहलाता है। तो इसके बेसिस पर जो भी हमारा रिलेशन बनता है ना, जिसके बेसिस पर एक इंसान अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है, ये अपने हिसाब से आप देखोगे ना तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इतना इजी नहीं है। क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म की अपनी अलग नीड है जो कि उसी का इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। और ऐसा नहीं कि इसका इन्वायरमेंट केवल इसी का है, इस इन्वायरमेंट पर रह रहे सभी ऑर्गेनिज्म के लिए उसका ही इन्वायरमेंट है और उसके हिसाब से जो भी उसकी नीड्स होंगी, उसके मान लो लिविंग कंडीशंस को मेंटेन करने के लिए या फिर जो भी उसकी अलग से नीड्स होंगी, वो कौन फुलफिल कर रहा है? ये इसका इन्वायरमेंट ही फुलफिल कर रहा है। तो इसीलिए इन्वायरमेंट सभी के नीड्स को फुलफिल कर रहा है। और जब हम एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के पर्सपेक्टिव में ये बात देखेंगे तो हमको लगेगा नहीं कि हर एक जितने भी इंसान हैं उन सब के, या फिर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सब के नीड्स को इनका इन्वायरमेंट ही फुलफिल कर रहा है। तो कितना कॉम्प्लेक्स होगा, हर जगह से एक रेज आती हुई दिखेगी ऑर्गेनिज्म की तरफ। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, यहाँ पर जो इंटरेक्शन लेवल है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। आप देखो कि इन्वायरमेंट जो है ना वो कभी भी कांस्टेंट नहीं है, वो कभी भी स्टैटिक नहीं है, वो हमेशा चेंज होता रहता है। सीजन आने से चेंज, मतलब क्लाइमेटिक चेंजेस के कारण इन्वायरमेंट चेंज होता है। इवन यहाँ के जो भी बेसिक कंडीशंस होते हैं, लाइक सन के मूवमेंट से जो टेम्परेचर वेरिएशन होते हैं, वहां से आपका इन्वायरमेंट चेंज हो सकता है। आपने बहुत ज्यादा पोल्यूशन कर रखा है, वहां से आपका इन्वायरमेंट चेंज हो सकता है। तो इन्वायरमेंट कभी भी स्टैटिक नहीं है। इसके अंदर जो भी बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स रहे हैं, उन दोनों के चेंज होने से आप देखोगे कि इन्वायरमेंट इन टर्न अफेक्ट होगा ही होगा। और हम देखते हैं कि बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स, दोनों ही कंपोनेंट्स इसके कॉन्टिन्यूसली कुछ ना कुछ कंडीशंस में चेंज होते ही रहते हैं। हम बायोटिक कंपोनेंट्स की बात कर रहे थे। बायोटिक कंपोनेंट्स में देखो लिविंग थिंग्स आते हैं, तो कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी जानवर हो सकते हैं, कोई भी पेड़ पौधा हो सकता है, कोई भी डिकम्पोजर्स हो सकते हैं, कोई भी पैरासाइट्स हो सकते हैं, कोई भी इंसान हो सकते हैं, या फिर कोई भी लिविंग थिंग इनके अलावा भी अगर आपको देखने को मिलती है, वो सब बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर में आएंगे। इस तरीके से अबायोटिक कंपोनेंट्स में भी देखा जाए तो जो कि नॉन लिविंग थिंग्स है लेकिन हमारे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि टेम्परेचर, वाटर, सॉइल, एयर, फायर, ये सब चीज जिसकी बेसिस पर हमारी पूरी जिंदगी टिकी हुई है, तो ये अबायोटिक कंपोनेंट्स में काउंट होते हैं। अगर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि पॉन्ड जैसा स्ट्रक्चर हो, तो यहां से इसके इन्वायरमेंट की हम बात करते हैं तो देखो इसमें दो फैक्टर्स आ जाएंगे। अब यहां पर जैसे कि एबायोटिक की या फिर इसकी बात करते हैं तो इसमें और भी बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, जैसे कि एनर्जी है, एनर्जी की जरूरत हमें पड़ती ही पड़ती है। इसके अलावा आप देखोगे कि ग्रेविटी की जरूरत भी पड़ती है। हमारा जो भी सॉइल है उसकी भी जरूरत हमें पड़ती है खाना बनाने के लिए। तो इन सब चीजों को भी हम ध्यान में रखते हैं। और विंड सिस्टम जो है उसको देख सकते हैं। और इवन जो हम बायोटिक फैक्टर्स की बात कर रहे थे तो यहाँ पर और भी जैसे कि यहाँ पर ग्रीन प्लांट्स लिखा हुआ है, तो ग्रीन प्लांट्स के अलावा जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सब भी काम आएंगे। तो मतलब इस तरीके से जितने भी लिविंग थिंग्स हो सकते हैं वो सब हम लोग इसको कंसीडर करेंगे।